जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं एंटीकोगुलेंट के बारे में। एंटीकोगुलेंट क्या होता है, एंटीकोगुलेंट कैसे काम करता है, एंटीकोगुलेंट के कितने टाइप होते हैं और लैब में हमारा क्या इसका इम्पोर्टेंस होता है एंटीकोगुलेंट का। सबसे पहले एक छोटा सा एग्जांपल लेके समझते हैं। हमारे बॉडी में जो ब्लड होता है वो सर्कुलेट करता है, लेकिन हमारे बॉडी के अंदर क्लॉट नहीं हो पाता है ब्लड का। लेकिन जैसे ही आपको कोई भी इंजरी होती है, कट लगता है या ब्लड हमारे बॉडी से बाहर आता है, उस टाइम क्या होता है, ब्लड का एक सॉलिड फॉर्म बन जाता है जिसको क्लॉट कहते हैं, ब्लड का कोगुलेशन कहते हैं। सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है ब्लड। यही प्रोसेस होता है ब्लड का क्लॉटिंग। अगर हम बात करें एंटीकोगुलेंट का, तो एंटीकोगुलेंट क्या काम करता है, इसी ब्लड को क्लॉट होने से बचाने का काम करता है या रोकने का काम करता है। इसका अलग अलग मैकेनिज्म होता है। अगर हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करें वीडियो की, तो एंटीकोगुलेंट प्रिवेंट क्लॉटिंग फ्रॉम ब्लड, यानी जैसे ही हम लोग ब्लड का कलेक्शन करते हैं आउटसाइड ऑफ बॉडी, लैब्स में टेस्ट के लिए या किसी अदर पर्पस के लिए ब्लड का कलेक्शन करते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि ब्लड को क्लॉट होने से प्रिवेंट करना कंपलसरी होता है। क्योंकि अगर ब्लड क्लॉट हो जाएगा तो हम उस पर फर्दर टेस्टिंग या ब्लड का जो यूज है वो नहीं कर पाएंगे। इसलिए ब्लड का क्लॉट का होने से रोकना काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, और जो एंटीकोगुलेंट होता है वो ब्लड को क्लॉट होने से रोकता है। इट इज़ यूज्ड इन हेमेटोलॉजी लेबोरेटरी वेयर कंप्लीट ब्लड और प्लाज्मा इज रिक्वायर्ड डिपेंडिंग अपॉन द टेस्ट टू बी डन। इसका मतलब यह है कि अगर हम हेमेटोलॉजी की पर्सनली बात करें, तो हेमेटोलॉजी में क्या होता है कि लगभग जितने भी टेस्ट होते हैं वो प्लाज्मा से या होल ब्लड से ही लगता है। तो यहाँ पे एंटीकोगुलेंट का प्रायः ज़्यादा यूज़ देखा जाता है। इसके अलावा भी अदर लैब्स में भी, जैसे बायोकेमिस्ट्री है या इम्यूनोसेरोलॉजी है, वहाँ पर भी होल ब्लड का कहीं कहीं यूज होता है, लेकिन जो मैक्सिमम होल ब्लड का यूज होता है वो होता है हेमेटोलॉजी लैब में। इसके अलावा ब्लड बैंक की बात करें तो ब्लड बैंक में भी एंटीकोगुलेंट का प्रॉपर यूज होता है। विदाउट एंटीकोगुलेंट ब्लड बैंक में ब्लड को कलेक्ट करने का कोई भी अदर तरीका नहीं है। ब्लड को प्रिजर्व नहीं कर सकते हैं अगर एंटीकोगुलेंट में प्रॉपर मिक्स ना किया जाए तो। ब्लड बैंक में सबसे ज़्यादा यूज होता है एंटीकोगुलेंट्स का, उसके साथ साथ कुछ प्रिजर्वेटिव्स का। अगला है मोस्ट ऑफ द एंटीकोगुलेंट्स प्रिवेंट क्लॉटिंग बाय रिमूविंग कैल्शियम आयंस विच आर नेसेसरी फॉर क्लॉटिंग प्रोसेस। यानी जो ब्लड को लिक्विड से सेमी सॉलिड या सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होने की प्रोसेस है, इसको हम लोग क्लॉटिंग बोलते हैं। और क्लॉटिंग से जो प्रिवेंट करने का मेन रीज़न होता है वो होता है कैल्शियम आयंस से बाइंड कर लेना एंटीकोगुलेंट को। जो एंटीकोगुलेंट होता है वो कैल्शियम आयन से, जो कि एक क्लॉटिंग फैक्टर है, उससे बाइंड कर लेता है और क्या करता है, कैल्शियम आयंस की डिफिशियंसी करा देता है ब्लड के अंदर, जिसकी वजह से ब्लड का क्लॉट नहीं हो पाता है और ब्लड हमारा सेफ बच जाता है विदाउट क्लॉटिंग। ये तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था आपके एंटीकोगुलेंट का। अब हम अगर बात करें एंटीकोगुलेंट के डेफिनेशन की, तो छोटा सा डेफिनेशन है, एंटीकोगुलेंट इज एन एजेंट और केमिकल सब्सटेंस दैट प्रिवेंट्स द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड एंड कीप द ब्लड इन फ्लूइड स्टेट। यानी एंटीकोगुलेंट एक केमिकल एजेंट है या केमिकल सब्सटेंस है जो कि क्लॉटिंग से प्रिवेंट करता है और ब्लड को फ्लूइड स्टेट में बनाए रखने में हेल्प करता है। अब कुछ एंटीकोगुलेंट की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। एंटीकोगुलेंट को पहचानने का, ये गुड एंटीकोगुलेंट के कुछ कैरेक्टरिस्टिक या प्रॉपर्टीज़ हमको देखने को मिलते हैं, जैसे नॉट कॉज हिमोलिसिस ऑफ ब्लड, यानी जो आरबीसी हैं उनकी लाइसिस को कॉज नहीं करे या लाइसिस को मिनिमाइज कर दे, रोक दे कम्प्लीटली। ये फर्स्ट एंटीकोगुलेंट का हमारा प्रॉपर्टी होता है। अगला है शुड बी सोलुबल इन ब्लड एंड वाटर, यानी ये प्रॉपरली या इजीली सोलुबल होना चाहिए ब्लड में और साथ साथ वाटर में भी। अगर ब्लड में सोलुबल नहीं होगा तो प्रॉपर अमाउंट में मिक्स नहीं होगा तो वो क्लॉट हो जाएगा ब्लड। जहाँ मिक्स नहीं होगा वहाँ पे ब्लड क्लॉट हो जाएगा। इसलिए यूनिफॉर्म वे में इसका वहाँ पे मिक्स होना कंपलसरी होता है। साथ साथ इसका एक और प्रॉपर्टी होता है कि किसी भी टेस्ट से इसका इंटरफेरेंस देखने को नहीं मिले। नेक्स्ट है कि ब्लड इन फ्लूइड और लिक्विड स्टेट,
ब्लड जो होता है उसको फ्लूइड या लिक्विड स्टेट में इसको कन्वर्ट करना, ब्लड या लिक्विड फॉर्म में इसको रखने में हेल्प करता है एंटीकोगुलेंट। यानी कहने का मतलब ये है, जो हम लोग कंसंट्रेशन यूज करते हैं एंटीकोगुलेंट का, वो बहुत लेस अमाउंट में होना चाहिए कि जो ब्लड का है कंसंट्रेशन उसमें ज़्यादा इंटरफेरेंस ना करे और इसका जो स्टेट है एज इट इज़ बनाए रखे। उसके बाद से है डोंट अल्टर द साइज एंड शेप ऑफ सेल्स, यानी ब्लड सेल्स की जो मॉर्फोलॉजी है उसको चेंज ना करे किसी भी तरह से, या मान लीजिए कि जो ब्लड सेल्स है उसकी मॉर्फोलॉजी को श्रिंक ना कर दे या स्वेल ना कर दे, इसकी इफेक्ट को मिनिमाइज करे। उसके बाद से है मस्ट मिनिमाइज द एग्रीगेशन ऑफ प्लेटलेट्स, यानी जो प्लेटलेट्स होती हैं उनके पास एक कैपेसिटी होती है इनबिल्ट कह लेते, तो वो क्या करते हैं कि एक दूसरे के साथ क्लम्प करने में माहिर होते हैं, एक दूसरे से क्लम्प करने लगते हैं। तो ये जो एंटीकोगुलेंट होता है इस कैरेक्टरिस्टिक को भी ख़त्म करने में का काम करता है। दूसरा है डंट इंटरफेयर इन हेमेटोलॉजिकल स्टेनिंग, यानी जैसे हेमेटोलॉजी में स्टेन हो गया, जैसे रोमेनस्की स्टेन हो गया, जिम्सा हो गया, राइट स्टेन हो गया, या लिस्मन मोस्ट कॉमनली यूज होता है, उनके स्टेनिंग में इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए एंटीकोगुलेंट का। अब बात करते हैं एंटीकोगुलेंट के क्लासिफिकेशन की। तो जो एंटीकोगुलेंट का क्लासिफिकेशन होता है उसका बेसिस होता है उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यानी एंटीकोगुलेंट कैसे काम कर रहा है, कैसे प्रिवेंट कर रहा है ब्लड को क्लॉट होने में। इसके आधार पे हम लोग इसको दो क्लासेस में क्लासिफाई करते हैं, पहला है कैल्शियम चिलेटर और दूसरा है नॉन कैल्शियम चिलेटर। यानी जो भी एंटीकोगुलेंट कैल्शियम के साथ बाइंड करके ब्लड क्लॉट होने से प्रिवेंट करते हैं उनको कैल्शियम चिलेटर बोलते हैं, और जो कैल्शियम के साथ बाइंड नहीं करते हैं फिर भी किसी अन्य फैक्टर के साथ बाइंड करके ब्लड क्लॉट को रोकते हैं उनको बोलते हैं नॉन कैल्शियम चिलेटर्स। इनके कुछ एग्जांपल्स है, जैसे कैल्शियम चिलेटर्स के हैं EDTA सोडियम साइट्रेट, पोटेशियम ऑक्जेलेट, सोडियम फ्लोराइड और भी बहुत से तरह के होते हैं। नॉन कैल्शियम चिलेटर्स के एग्जांपल्स जैसे हेपेरिन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ये सब इसके एग्जांपल्स होते हैं। अब एक एक करके हम लोग कैल्शियम चिलेटर्स को फिर नॉन कैल्शियम चिलेटर्स को पढ़ते हैं। कैल्शियम चिलेटर्स वो एंटीकोगुलेंट होते हैं जो कि बाइंड करते हैं कैल्शियम आयन से, यानी कैल्शियम चिलेटर्स आर द एंटीकोगुलेंट व्हिच आर बाइंड विद द कैल्शियम आयन, यानी जो कैल्शियम आयन से बाइंड करेगा उसको कैल्शियम चिलेटर्स बोलते हैं। अगला है मोस्ट ऑफ द एंटीकोगुलेंट यूज्ड इन द लेबोरेटरी व्हिच एक्ट बाय बाइंडिंग विद द कैल्शियम आयन, यानी मोस्ट जो एंटीकोगुलेंट्स होते हैं वो कैल्शियम आयन के साथ बाइंड करके ही अपना काम करते हैं या क्लॉटिंग को रोकते हैं, और ये ज़्यादा प्रेफरेबल भी होता है जो मोस्ट कॉमनली यूज भी होता है। कुछ एग्जांपल्स हैं इसके, जैसे EDTA हो गया, इथाइलिन डायमीन टेट्राएसिटिक एसिड, ऑक्जेलेट हो गया, सोडियम साइट्रेट हो गया, सोडियम फ्लोराइड हो गया, और ये सब ACD, CPD, CPDA ये सब एंटीकोगुलेंट जो होते हैं वो ब्लड बैंक में यूज किए जाते हैं। उसके बाद से हम लोग बात करते हैं एक एक करके। पहला हमारा एंटीकोगुलेंट है EDTA, ये हेमेटोलॉजी का बैकबोन कह सकते हैं इसको हम लोग। EDTA जो होता है हेमेटोलॉजी में मोस्ट कॉमनली यूज होता है, जिसका फुल फॉर्म होता है इथाइलिन डाइअमीन टेट्राएसिटिक एसिड। पहला पॉइंट है इसमें, इट इज़ द मोस्ट पावरफुल कैल्शियम चिलेटिंग एजेंट, यानी जितने भी कैल्शियम चिलेटर्स होते हैं उसमें सबसे पावरफुल कैल्शियम चिलेटिंग एजेंट होता है वो होता है EDTA। इसका जो कॉमनली यूज होता है वो होता है हेमेटोलॉजी लैब में। इसके अलावा भी इसका यूज हो सकता है, लेकिन हेमेटोलॉजी में इसका यूज मोस्ट कॉमनली देखा जाता है। इसका जो यूज होता है एज ए डाई पोटेशियम और डाई सोडियम साल्ट के रूप में हम लोग इसका यूज करते हैं, यानी जो EDTA सोल्यूशन होता है उसमें डाई सोडियम और डाई पोटेशियम और डाई सोडियम साल्ट जो होते हैं वो डिजोल्व किए रहते हैं। अगला हम बात करते हैं EDTA गिव द बेस्ट प्रिजर्वेशन ऑफ सेल मॉर्फोलॉजी, यानी जो रेड सेल की मॉर्फोलॉजी है या ब्लड के अदर सेल्स की मॉर्फोलॉजी है उसको बेस्ट प्रिजर्वेशन देता है EDTA। EDTA इज यूज्ड इन द कंसंट्रेशन ऑफ 1 to 2 mg पर डेसीलीटर ऑफ ब्लड, यानी इसका कंसंट्रेशन 1 से 2 mg पर डेसीलीटर होता है, यानी अगर 1 डेसीलीटर, यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन है, 1 to 2 mg पर ml ऑफ ब्लड होगा यहाँ पे,
डेसीलीटर नहीं होगा, ml होगा, यानी मिलीलीटर। यहाँ पे अगर 1 ml ब्लड कलेक्ट करना है तो उसमें 1 से 2 मिलीग्राम एंटीकोगुलेंट हम लोग को यूज़ करना होता है। इसके बाद से जो है वो EDTA इनहिबिट्स प्लेटलेट्स क्लम्पिंग, यानी प्लेटलेट्स जो होते हैं वो अगर एग्रीगेट हो रहे हैं, क्लम्प कर रहे हैं, तो उसको भी ये मिनिमाइज़ करता है या रोकता है। इसका जो यूज़ है वो है जनरल ब्लड पिक्चर के लिए, या PCV ESR हो गया, TLC हो गया, या पेरिफेरल ब्लड स्मीयर से रिलेटेड जितने भी टेस्ट होते हैं हेमेटोलॉजी के, आजकल CBC सब कुछ। जैसे मेन इसका एक जो होता है एग्जांपल, जैसे आप लोग HbA1c जानते होंगे, जो कि बायोकेमिस्ट्री के अंदर आता है। HbA1c ग्लूकोज का एक टेस्ट होता है, वो भी इडेटिया वायल के सैंपल से ही होल ब्लड से लगता है। HbA1c जो 3 महीने का ग्लूकोज का रिजल्ट देता है हमें। अगर इसके एक्शन की बात करें कैसे काम करता है, तो इट इज़ पावरफुल कैल्शियम चिलेटिंग एजेंट बाइंड विथ कैल्शियम एंड प्रिवेंट क्लॉट फॉर्मेशन, यानी इसका मोड ऑफ एक्शन वही होता है कैल्शियम के साथ बाइंड करना और EDTA कैल्शियम कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करना, जो कि इनसॉल्युबल हो जाता है और क्लॉट होने को प्रिवेंट कर देता है। इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, एडवांटेज तो बहुत सारे हैं लेकिन कुछ डिसएडवांटेज भी है। जैसे इट इज़ नॉट गुड फॉर कोगुलेशन स्टडीज़, यानी इसका हम लोग यूज़ कोगुलेशन स्टडीज़ के लिए नहीं कर सकते। अगला है एक्सेस इंक्रीज ऑफ EDTA कॉजेज श्रिंकेज ऑफ WBC एंड RBC, यानी ब्लड सेल की मॉर्फोलॉजी को ये श्रिंक कर दे रहा है, साइज को छोटा कर दे रहा है। इट इज़ मोर कॉस्टली देन ऑक्जिलेट्स, यानी इसका जो कॉस्ट है वो ज़्यादा है अदर एंटीकोगुलेंट से, जैसे ट्रेडिशनली हम लोग यूज करते आते हैं ऑक्जिलेट्स वगैरह। अब हम बात करते हैं अगले एंटीकोगुलेंट की, जो है सोडियम साइट्रेट। सोडियम साइट्रेट भी मोस्ट कॉमनली यूज एंटीकोगुलेंट है, जिसका वाइड रोल यूज है, लेबोरेटरी के साथ साथ ब्लड बैंक में भी यूज है। इसका भी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैल्शियम के साथ चिलेशन होता है। इसके अलग अलग टाइप्स हैं, जैसे ट्राइसोडियम सिट्रेट। Trisodium citrate bind with free calcium ion to form calcium citrate complex, so it is the preventing agent of coagulation of blood. It is used as liquid form. The concentration of trisodium citrate is used at 3.8%. यानी जो ट्राइसोडियम साइट्रेट होता है वो भी कैल्शियम आयन के साथ ही बाइंड करता है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सेम होता है और इसका पर्पस वही होता है, ब्लड को क्लॉट होने से रोकना। इसका जो कंसंट्रेशन है वो 2 कंसंट्रेशन में हम लोग यूज़ करते हैं। पहला है 3.8% और दूसरा है 3.2%। तो जो पहला है 3.2% फॉर कोगुलेशन स्टडीज एंड प्रोथ्रोम्बिन टाइम टेस्ट 3.2% ऑफ ट्राइसोडियम साइट्रेट इज यूज्ड एज द रेशियो ऑफ 1:9। यानी कोगुलेशन स्टडीज के लिए जो हम लोग सोडियम साइट्रेट ब्लू कलर के वायल में हम लोग देखते हैं, ब्लू टॉप में जो सोडियम साइट्रेट होता है वो होता है 3.2% का, जिसमें एंटीकोगुलेंट और ब्लड का रेशियो होता है 1:9 का। इसमें टेस्ट कवर होते हैं जैसे PT, PC, INR हो गया। क्लॉटिंग फैक्टर्स की जो जांचें होती हैं वो कोगुलेशन स्टडीज़ के अंदर आती है और उसके लिए यूज़ करते हैं 3.2% का ट्राइसोडियम साइट्रेट, जो कि ब्लू कलर के वायल में हम लोग को देखने को मिलता है। अगर बात करें रेशियो की, तो इसका 1 पार्ट होगा एंटीकोगुलेंट का और 9 पार्ट ब्लड का होगा, यानी 0.5 ml अगर एंटीकोगुलेंट लेते हैं तो उसमें 4.5 ml हमारा ब्लड आ सकता है। यानी ये लिक्विड फॉर्म में यूज होता है और इसको हम लोग इजीली देख सकते हैं एंटीकोगुलेंट वायल्स में। अगला है इसका जो 3.8% का कंसंट्रेशन होता है, उसको ESR के लिए यूज करते हैं वेस्टर ग्रीन मेथड से, और इसका जो इम्पोर्टेंट रेशियो है वो है 1:4। इसका रेशियो इम्पोर्टेंट होता है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। 3.8% का कंसंट्रेशन होता है और इसका जो रेशियो होता है एंटीकोगुलेंट और ब्लड का वो 1:4 होता है। यानी अगर आधा ml एंटीकोगुलेंट है तो वो 2 ml ब्लड के लिए सुटेबल होता है, यानी 0.5 ml ऑफ एंटीकोगुलेंट इज सुटेबल फॉर 2 ml ऑफ ब्लड। अगला एंटीकोगुलेंट जो है वो है एसिड साइट्रेट डेक्सट्रोज, ACD। ये भी एक तरह का पावरफुल
एंटीकोगुलेंट होता है जो कि ब्लड बैंक में ब्लड के प्रिजर्वेशन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। ये पुराने टाइम में यूज होता था। अगर हम बात करें इसके कंसंट्रेशन की, तो जो 15 ml एसिडी सोल्यूशन यूज किया जा सकता है 100 ml ब्लड को प्रिजर्व करने के लिए, और ये क्या करता है 21 दिन तक 21 डेज के लिए ब्लड को प्रिजर्व रख सकता है एट द टेम्परेचर ऑफ 2 to 8 डिग्री सेल्सियस, यानी 2 से 8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे अगर ब्लड को स्टोर करते हैं तो ये 21 दिन तक ब्लड को सेफ रख सकता है। दूसरा हमारा एंटीकोगुलेंट है वो है CPD यानी साइट्रेट फॉस्फेट डेक्सट्रोज। इसका कंसंट्रेशन की बात करें तो वो 40 ml है 100 ml ब्लड के लिए। इसका भी सेम यूज होता है ब्लड बैंक में, और इसका भी सेम डेज होता है 21 डेज के लिए ये ब्लड को प्रिजर्व कर सकता है अगर टेम्परेचर 2 to 8 या 2 to 6 डिग्री सेल्सियस पे मेंटेन किया जा सके। इसका मेन होता है कंसंट्रेशन 40 ml है 100 ml ब्लड के लिए, और इसका जो कंसंट्रेशन है वो 15 ml है 100 ml ब्लड के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं सोडियम CPDA की, साइट्रेट फॉस्फेट डेक्सट्रोज एडेनिन। ये आजकल मोस्ट कॉमनली यूज होता है ब्लड बैंक्स में, और इसके साथ साथ इसका जो कंसंट्रेशन है वो बहुत कम होता है उन दोनों एंटीकोगुलेंट्स के कंपैरिजन में, इसलिए ये बेस्ट सूटेबल भी माना जाता है। इसका कंसंट्रेशन है 63 ml। CPDA सॉल्यूशन जो होता है 450 ml ब्लड के लिए सूटेबल होता है 450 ml ब्लड के लिए। अगर 350 ml ब्लड बैग की बात करें तो 350 के लिए यहाँ पे 49 ml CPDA सॉल्यूशन एनफ होता है। इसके साथ साथ ब्लड बैंक में सैगम भी ऐड किया जाता है आजकल इसके लाइफ स्पेन को बढ़ाने के लिए। इसका जो लाइफ स्पेन होता है RBC का वो 35 डेज का होता है, यानी ज़्यादा दिन तक ये प्रिजर्व भी कर सकता है। कम अमाउंट में हम लोगों को एंटीकोगुलेंट का यूज भी होता है, और इसका जो बेनिफिट है वो लॉन्ग टर्म के लिए हम लोग को देखने को मिलता है। कम एंटीकोगुलेंट हमारे बॉडी में भी जाएंगे, हमारे लिए कम हार्मफुल भी होंगे, और इसके साथ साथ इसका स्टोरेज टाइमिंग भी 35 डेज है, यानी ज़्यादा है बाकी अदर के कंपैरिजन में। इसके मोड ऑफ एक्शन की बात करें तो सेम है, बाइंड विथ फ्री कैल्शियम आयन टू फॉर्म कैल्शियम साइट्रेट कम्प्लेक्स। यहाँ पे कम्प्लेक्स वर्ड छूट गया है, सोडियम साइट्रेट कम्प्लेक्स, ठीक है। अगर हम डिसएडवांटेज की बात करें तो साइट्रेटेड ब्लड कैन नॉट बी यूज फॉर PCV, HP, TLC, DLC because citrate is used as a solution form. It alter the concentration of blood. यानी साइट्रेटेड जो ब्लड होता है उसको हम लोग PCV के लिए या ब्लड सेल मॉर्फोलॉजी के लिए या HB के लिए या काउंटिंग के लिए यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये लिक्विड फॉर्म में यूज होता है और ये कंसंट्रेशन चेंज कर देता है हमारे होल ब्लड का। अगला एंटीकोगुलेंट है हमारा सोडियम फ्लोराइड। It is used in the mixture of fluoride and oxalate in 3:1 ratio। कहने का मतलब ये है कि ये जो 3 पार्ट होता है इसमें सोडियम फ्लोराइड का होता है, और 1 पार्ट इसमें होता है वो होता है ऑक्जेलेट का। इसका हम लोग यूज़ करते हैं ग्लूकोज की टेस्टिंग के लिए, जो कि शुगर टेस्टिंग के लिए यूज़ करते हैं। ग्रे कलर के वायल में हम लोग को ये एंटीकोगुलेंट देखने को मिलता है। अगर हम बात करें, दिस इज अ वीक एंटीकोगुलेंट बट यूज्ड एज एन एंटी ग्लाइकोलिटिक टू प्रिजर्व द ग्लूकोज। ये एक तरह से वीक एंटीकोगुलेंट होता है, लेकिन इसका रोल होता है एज ए एंटी ग्लाइकोलिटिक, यानी जो ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस होती है उसको ये क्या करता है, रोक देता है, यानी उसके एंटी काम करता है, उसको रोकने का काम करता है, जिससे ग्लूकोज का लेवल हमारे ब्लड में प्रिजर्व हुआ रहता है, जिसको हमें टेस्टिंग करना होता है। इसका मेन जो मोड ऑफ एक्शन होता है एंटी ग्लाइकोलिटिक का, जो होता है ग्लूकोज पाथवे का इनोलेस एंजाइम होता है, इनोलेस, उसको क्या करता है ये बाइंड कर लेता है और ग्लाइकोलिसिस से हमारे ब्लड को जो शुगर होता है उसको बचा लेता है। जो ग्लाइकोलिटिक पाथवे का इनोलेस एंजाइम होता है उससे बाइंड करके ग्लूकोज के डिग्रेडेशन को रोक देता है। सोडियम फ्लोराइड हैज डबल एक्शन ऑन द ब्लड। It prevent all phosphate action and inhibit glucose oxidase activity in glucose reaction. It is used for detection of blood sugar। यानी जो all phosphate activity है, यानी जो भी ऑक्सीडेशन प्रोसेस है ग्लूकोज का,
उसको ये इनहिबिट करने का काम करता है। मैंने मैकेनिज्म बता दिया था, लिनोलेज एंजाइम को इनहिबिट करके। इसके अगर कंसंट्रेशन की बात करें तो 1 से 2 mg/ml फ्लोराइड जो होता है वो यूज होता है ब्लड को प्रिजर्व करने के लिए। 24 आवर्स के लिए ये प्रिजर्व कर सकता है रूम टेम्परेचर पे, और 4 to 6 डेज प्रिजर्व कर सकता है 2 से 6 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। हम नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट एंड लिस्ट कॉमन, सबसे लास्ट है और सबसे कम आजकल यूज होता है वो है ऑक्जेलेट। लेकिन जब स्टार्टिंग में एंटीकोगुलेंट्स की बात करें तो स्टार्टिंग में ऑक्जेलेट्स ही प्रॉपर यूज में हम लोग को देखने को मिलता था। इसकी बात करें तो इसके 3 टाइप्स हम लोग को देखने को मिलते हैं, अमोनियम ऑक्जेलेट, पोटेशियम ऑक्जेलेट और डबल ऑक्जेलेट। पहला जो होता है वो है अमोनियम ऑक्जेलेट। इसका यूज होता है 2 mg/ml ऑफ ब्लड की कंसंट्रेशन में हम लोग यूज करते हैं। इसकी खास बात ये होती है कि ये क्या करता है कि आरबीसी को स्वेल करा देता है, स्वेलिंग इफेक्ट देता है आरबीसी को, इसलिए ये ब्लड सेल्स के मॉर्फोलॉजी के लिए या ईएसआर पीसीबी के लिए सुटेबल नहीं माना जाता है। अगला हमारा है पोटेशियम ऑक्जेलेट। इसका भी सेम कंसंट्रेशन होता है 2 mg/ml ऑफ ब्लड, लेकिन ये क्या करता है, ये आरबीसी को श्रिंक करा देता है, छोटा कर देता है साइज को। अप्रोक्स 8% श्रिंकेज हम लोगों को पीसीबी में देखने को मिल जाता है। उसके बाद से है इसका जो यूज है वो नॉट गुड फॉर पीसीबी, ईएसआर एंड सेल मॉर्फोलॉजी, क्योंकि ये क्या करता है, ये श्रिंक करा देता है सेल्स को। अगला जो एंटीकोगुलेंट है वो है डबल ऑक्जेलेट या बैलेंस्ड ऑक्जेलेट। यानी जब अमोनियम ऑक्जेलेट श्रिंकेज कॉज कर रहा है और पोटेशियम ऑक्जेलेट जो है वो स्वेलिंग इफेक्ट कॉज कर रहा था, तो यहाँ पे क्या किया गया कि दोनों को एक में मिक्स कर दिया गया, जो कि दोनों के इफेक्ट को काउंटर कर रहे थे और दोनों को बैलेंस कर दिए। इसीलिए इसका नाम पड़ा डबल ऑक्जेलेट या बैलेंस ऑक्जेलेट। यहाँ पे क्या किया जाता है, टू बैलेंस द स्वेलिंग इफेक्ट ऑफ अमोनियम ऑक्जेलेट एंड श्रिंकेज इफेक्ट ऑफ potassium oxalate on the RBCs, both are combined in the mixture of 3:2. That means 3 parts of ammonium oxalate and 2 parts of potassium oxalate and are used in the concentration of 2 mg/ml. यानी 3 पार्ट अमोनियम ऑक्जेलेट और 2 पार्ट पोटेशियम ऑक्जेलेट, दोनों को मिक्स करके जो सोल्यूशन बनाए और उसका 2 mg/ml ब्लड में हम लोग इसका यूज कर लिया। यानी अगर 1 ml ब्लड की बात करें तो उसके लिए हमें 2 ml डबल ऑक्जेलेट की 2 mg डबल ऑक्जेलेट की ज़रूरत पड़ती है। अगर बात करें कि इसको प्रिपेयर कैसे करते हैं, तो इसके लिए हम लोग 1.2 ग्राम अमोनियम ऑक्जेलेट में मेज़र करेंगे और 0.8 ग्राम इसमें मेज़र करेंगे हम लोग पोटेशियम ऑक्जेलेट, और उसको मेकअप करेंगे 100 ml तक। 100 ml मेकअप करने के बाद उसको डिज़ोल्व कर लेंगे और वो हमारा मिक्सचर बन जाएगा। उसके बाद से 0.5 ml हम लोग किसी कंटेनर में या वायल में प्लेस कर देते हैं और उसको ड्राई कर देते हैं, जो कि 5 ml ब्लड के लिए सूटेबल होता है। इसका हम लोग यूज़ काफ़ी चीज़ों में करते हैं, जैसे एसपी एस्टिमेशन हो गया, पीसीबी हो गया, डब्ल्यूबीसी काउंट, आरबीसी काउंट, इन सब चीज़ों के लिए हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं। ये सार भी इससे कर सकते हैं विंट्रोप्स मेथड के द्वारा। अब बात करने वाले हैं नॉन कैल्शियम चिलेटस की, ऐसे एंटीकोगुलेंट जो कि कैल्शियम के साथ ना बाइंड करके किसी अदर फैक्टर के साथ बाइंड करके ब्लड क्लॉट के फॉर्मेशन को रोकते हैं। इसमें पहला एग्जांपल है हेपेरिन। हेपेरिन जो होता है इज ए स्लाइटली एसिडिक एंटीकोगुलेंट दैट इज नॉर्मली प्रेजेंट इन द बॉडी इन वेरी लेस अमाउंट. It is a natural biological anticoagulant found in the liver and also with the basophils. यानी जो ब्लड की WBC के वेसोफिल्स होते हैं उसके जो ग्रेन्यूल्स होते हैं उसके द्वारा हेपेरिन का सिक्रेशन होता है। इसके साथ साथ लिवर भी सिंथेसाइज करता है हेपेरिन को। हेपेरिन का जो मोड ऑफ एक्शन होता है एज ए एंटी थ्रोम्बोप्लास्टिन होता है, यानी जो एंटी थ्रोम्बोप्लास्टिन एज ए फैक्टर को ये क्या करता है, बाइंड करता है और ब्लड क्लॉट को होने से रोकता है। यहाँ पे कैल्शियम से बाइंडिंग नहीं होता है और ये एंटी थ्रोम्बोप्लास्टिन जो फैक्टर होता है उसको रोकने का काम करता है और एज ए एंटी थ्रोम्बिन एक्ट करता है। इसको हम लोग इंट्रावेनस बॉडी के अंदर भी हम लोग यूज करते हैं, जब जैसे हेपेरिन की कमी हो जाती है या
ब्लड के कोगुलेशन से रिलेटेड डिजीज होती है, तो हम लोग इसको यूज कर सकते हैं एज ए इंट्रावेनस प्रिपरेशन के तौर पे। उसके साथ साथ जो ट्रेस एलिमेंट्स की स्टडीज होती है या बायोकेमिकल और इलेक्ट्रोलाइट या गैस एनालिसिस के टाइम पे हम लोग इसका यूज़ करते हैं सैंपल कलेक्शन के लिए। इसके अगर कंसंट्रेशन की बात करें तो 0.1 से लेके 0.2 mg पर ml ब्लड के लिए इसका कंसंट्रेशन होता है, यानी 0.1 से 0.2 मिलीग्राम 1 ml ब्लड के लिए एनफ होता है अगर ब्लड कलेक्शन की बात करें तो। हेपेरिनाइज्ड सिरिंज इज मेड बाय टेकिंग 1 ड्रॉप ऑफ हेपेरिन टू विड द इनर सरफेस ऑफ द सिरिंज, यानी जब सिरिंज प्रिपेयर करते हैं एबीजी एनालिसिस के लिए तो वहाँ पे क्या करते हैं, 1 ड्रॉप हम लोग सक करते हैं सिरिंज में हेपेरिन सॉल्यूशन और उसको पूरा इवॉल्व करके या टिल्ट करके हम लोग मिक्स कर लेते हैं। पूरा इनर सरफेस जो होता है सिरिंज का उसको वेट कर लेते हैं, उसके बाद से हम उसमें ब्लड को कलेक्ट करते हैं। अगर एक्शन की बात करें तो हेपेरिन एक्ट एज एन एंटीथ्रोम्बिन सो इट इनहिबिट्स कोगुलेशन ऑफ ब्लड, यानी ब्लड के कोगुलेशन को ये इनहिबिट करता है एज ए एंटीथ्रोम्बिन काम करके। इसका हम लोग यूज इंट्रावेनस भी कर सकते हैं, ब्लड सैंपल कलेक्शन के लिए भी कर सकते हैं। इसका जो मेन यूज होता है एबीजी एनालिसिस होता है और ट्रेस एलिमेंट्स की स्टडीज में इसका यूज कर सकते हैं। दूसरा हमारा नॉन कैल्शियम चिलेटर है लो मोलिकुलर वेट हेपेरिन, जिसको शॉर्ट में LMWS भी कहते हैं। इसके एग्जाम्पल्स हैं जैसे एनोक्सोपेरिन, डेल्थेपेरिन, ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं। इसका जो यूज होता है प्रोफाइलेक्सिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ DVT एंड PE। DVT यानी डीप वेन थ्रोम्बोसिस, यानी जो ब्लड वेसल्स के अंदर क्लॉट हो जाता है उसको हम लोग डीप वेन थ्रोम्बोसिस कहते हैं, उसके ट्रीटमेंट के लिए इसका यूज किया जाता है। इसके साथ साथ प्रेगनेंसी से रिलेटेड अगर कोई थ्रोम्बोसिस हो रही है तो उसको भी ट्रीटमेंट में इसका यूज किया जा सकता है। पोस्टमार्टम के बाद से कई सारे केसेस में हम लोगों को ब्लड का क्लॉट देखने को मिलता है, उसको डिसॉल्व करने के लिए इन सब एंटीकोगुलेंट्स का यूज देखने को मिलता है। फीवर, ब्लीडिंग रिस्क एंड नो नीड फॉर फ्रीक्वेंट मॉनिटरिंग कंपेयर टू अनफ्रैक्शनेटेड हेपेरिन, यानी ब्लीडिंग रिस्क का इसमें थोड़ा सा चांस होता है। जैसे अगर हम लोग इस एंटीकोगुलेंट्स का यूज करते हैं तो ब्लड क्लॉट होने में डिले हो जाता है और ब्लीडिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं, आपका ब्लीडिंग टाइम जो होता है वो बढ़ जाता है। अगला हमारा है डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर्स या DTIs। ये क्या करते हैं, ये डायरेक्ट थ्रोम्बिन को इनहिबिट करते हैं और ब्लड क्लॉट को रोकते हैं। इसके एग्जाम्पल्स हैं जैसे डेबिसाट्रम, अर्जेट्रम, विवालोरिडिन, इन सब का एग्जाम्पल्स है ये DTIs का, यानी डीप डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर का। इसका यूज जो होता है स्ट्रोक के प्रिवेंशन के लिए या सिस्टेमिक एम्बोलिज्म हो रहा है या आर्टेरियल फिब्रिलेशन हो रहा है, इन सब का हम लोग यूज करते हैं इसमें। जैसे सिस्टेमिक एम्बोलिज्म की बात करें तो पूरे ब्लड में अगर क्लॉट का एम्बोलिज्म हो जाता है, यानी छोटे छोटे क्लॉट्स के पार्टिकल्स माइक्रो सर्कुलेशन में एंटर कर जाता है, तो उसके ट्रीटमेंट के लिए इसका यूज किया जाता है। इसके साथ साथ आर्टेरियल फिब्रिलेशन, यानी जो आर्टरी है उसमें स्टिफनेस आ जाती है, फिब्रिलेशन हो जाता है, तो इसका हम लोग यूज करते हैं DTIs का, उसको ठीक करने के लिए। यूज इन पेशेंट विथ हेपेरिन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, यानी हेपेरिन से रिलेटेड अगर थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हो रहा है तो उसके ट्रीटमेंट में भी हम लोग इसका यूज करते हैं। ड्यूरिंग परक्यूटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशंस, यानी कोरोनरी इंटरवेंशन हो रहा है या ब्लॉकेज हो रहा है तो उसके ट्रीटमेंट में भी हम लोग इसका यूज कर सकते हैं DTIs का। अगला हमारा है विटामिन K एंटागोनिस्ट। इसका एग्जाम्पल है हमारा वारफेरिन। इसका यूज हम लोग करते हैं लॉन्ग टर्म एंटीकोगुलेंट फॉर आर्टेरियल फिब्रिलेशन, प्रोस्थेटिक हार्ट वाल्व्स एंड वेनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म। इसका यूज जैसे आर्टेरियल फिब्रिलेशन, आर्टरीज का स्टिफनेस हो जा रहा है या इसका अंदर आर्टरीज के अंदर अगर क्लॉट्स देखने को मिल रहे हैं तो उसको हम लोग
ट्रीट करने के लिए वारफेरिन का यूज़ कर सकते हैं। ये विटामिन के डिपेंडेंट होता है और उसके एंटागोनिस्ट होता है। जैसे टिश्यू फैक्टर के साथ साथ विटामिन के क्या करता है, ब्लड क्लॉट को फॉर्म करने का काम करता है टिश्यू फैक्टर के साथ मिलके। ये उसको एंटागोनिस्ट का काम करता है और उसको इनहिबिट करता है। रिक्वायर्स रेगुलर INR मॉनिटरिंग, यानी अगर हम इसका यूज़ कर रहे हैं वारफेरिन का, तो इंटरनेशनल नॉर्मलाइजेशन रेशियो जो होता है INR, उसका प्रॉपर रेगुलर मॉनिटरिंग रिक्वायर्ड होता है, ताकि हम लोग इसके साइड इफ़ेक्ट्स को भी काउंटर कर सके या इसका क्या ट्रीटमेंट प्रोग्नोसिस है उसको भी हम लोग चेक कर सकें। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।